हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। हो कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग को मेरी वीडियो का इंतजार था। देखिए आज का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि आज मैं लेकर आया अनसॉल्व पेपर भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का सेट नंबर 2 आज करेंगे। ठीक ना, सेट नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 1 2 पर। तो ये देखिए सेट नंबर 1 ये कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में वीडियो होगी, जाकर देख लीजिएगा। और देखिए मेरे चैनल का नाम तो है, ये आप जानते हैं, जिस पर आप पढ़ रहे हैं MK सर स्टडी चैनल। ठीक, और ये 74 612 763 ये मेरा नंबर है, जिस पर आपको PDF लेना है तो आप ले सकते हैं। 2020 से लेकर 2025 तक फिजिक्स केमिस्ट्री और 2022 से लेकर 25 तक बायोलॉजी और मैथ भी आपको मिल जाएगा। कितने में? 200 रुपये में। इंग्लिश भी मिलेगा 2 साल का। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सेट नंबर टू की बारी है। तो सेट नंबर 2 आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दो बिंदु, प्रश्नोत्तर संख्या 1 खंड अ, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक ना, तो इसमें माध्यम का जो है परावैद्युतांक पूछा, यानी कि के का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है? के का। अब एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जो बल का होता है F1। देखिए यहाँ पर कितना दिया है, एक 80 न्यूटन दिया है और एक 8 न्यूटन दिया है, यानी कि ये F1 दिया है और ये F2 दिया है। ठीक है, तो एक हम लोग हवा में लेंगे निर्वात में, तो निर्वात में एक जो है आपका 80 न्यूटन। देखिए यहाँ पर ये क्या है, 80 न्यूटन है। तो देखिए यहाँ पर निर्वात या हवा में बल जो F1 होगा वो आपका 80 न्यूटन होगा और जो बल F2 होगा वो आपका 8 न्यूटन है। तो विद्युत बल और परावैद्युता के का जो संबंध होता है, देखिए क्या होता है, F2 इक्वल टू होता है F1 अपान में के। तो हमें के निकालना है, तो के को हम लोग इधर कर देंगे, F2 को इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू F1 अपान में F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के इक्वल टू F1 अपान में F2। अब मान रखेंगे F1 का 80 दिया है और F2 का मान कितना दिया, 8 दिया है। 8 दाम में 80 यानी कि 10। के इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक ना, कितना परावैद्युतांक आ जाएगा आपका, के इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर हाँ आप लोग को लाइव क्लास में जुड़ना है, अगर आपको लाइव ये सब हल करना है, तो लाइव भी मैं आऊँगा, 1 ही 2 दिन में लाइव आने वाला हूँ, यानी कि ठीक है 25-26 तारीख से लाइव आने लगूंगा और आप लोग लाइव भी हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 का ख देखिए, निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में x है। देखिए यहाँ पर दिया है 2He, यहाँ 4 दिया है, यानी कि 2 क्या है, परमाणु क्रमांक है, 4 क्या है, द्रव्यमान संख्या है, 7 नाइट्रोजन का सेवन होता है, परमाणु भार होता है 14। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, दोनों को जोड़ा, ऑक्सीजन बना, यहाँ पर ऑक्सीजन 17 और यहाँ पर 8। ठीक है, और प्लस में x है। अब यही पूछ रहा है कि जो x है यह क्या है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है कि ड्यूट्रॉन है। तो इसमें जो x आपका ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन कैसे, देखिए प्रोटॉन यहाँ पर देखिए कैसे है, द्रव्यमान संख्या संतुलन यहाँ पर देखिए कैसे करें, बाएं तरफ कुल द्रव्यमान संख्या कितनी है। देखिए ये बाएं तरफ है द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, यानी कि ये 4 + 14 कितना हो गया, ये 4 + 14 18 है। द्रव्यमान संख्या कितना, 18। और इधर कितना है, 17 हुआ। इधर कितना है, 17 हुआ। दाएं तरफ 17 + AX, यानी कि ये 17 + AX, यानी कि AX निकालना है। AX मतलब यक्स का जो द्रव्यमान संख्या दिया तो है नहीं, वही निकालना है। ठीक है, तो 17 + AX, तो 17 + AX का मान कितना रखेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो 17 + AX का मान 1 अगर रखेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो AX इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर इसकी संख्या आएगी, इसकी जो AX की आएगी 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आई यहाँ तक। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो बाएं तरफ कुल परमाणु क्रमांक, यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक संतुलन, बाएं तरफ कुल परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर पहले कितना है, 2 है और यहाँ कितना है, 7 है। 2 + 7 कितना हो गया, 9। ठीक ना, तो जो बाएं तरफ कितना दिया है यहाँ पर, दाएं तरफ पे, अब दाएं तरफ देख लीजिए, बाएं तरफ कितना है, 9 है। अब दाएं तरफ देखिए 8 है, ये कितना है, 8 है। 8 + ZX, Z क्या है आपका, परमाणु क्रमांक का ये चिन्ह होता है, X है जो इसका निकालना है। ठीक है, तो 8 + ZX, यानी कि कितना जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इसमें 1 जोड़ेंगे जब, तो 8 + ZX जोड़ेंगे, यानी कि 1 जोड़ेंगे, इसकी जगह 1 देखिए माना गया है, ZX = 1, तभी ना होगा 9। तो ये भी बराबर हो जाएगा। तब
इधर का भी संख्या बराबर, इधर का भी संख्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए आया वो भी एक आया है, जेड जो आया वो भी एक, यानी कि परमाणु भार भी एक आया है और परमाणु क्रमांक भी आपका एक ही आया है। तो ये 1/1 यानी कि जो H होता है आपका, यहाँ पर भी इसका एक ही आएगा। जो H होता है 1H1, ठीक है, ये किसका होता है? प्रोटॉन का होता है, H प्रोटॉन का होता है। ठीक ना, तो ये आपका प्रोटॉन सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें ड्यूटेरान क्यों नहीं है? ड्यूटेरान में क्या होता है? ड्यूटेरान में 1H2 होता है। ठीक ना, एक ट्राइटियम होता है 1H3 होता है उसका, यानी कि यहाँ पर 3 ऊपर रहेगा परमाणु द्रव्यमान में, तब आपका जाकर वो ये ड्यूटेरान होगा जब ये 2 रहेगा, और ट्राइटियम होगा कब? जब वो 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं, मतलब जब जेड का मान 1 आया, ए का मान भी 1 आया है, यानी कि ये आपका क्या है? प्रोटॉन है। ठीक, बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 का ग है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होगा। तो कोणीय संवेग आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोहर के सिद्धांत के अनुसार, जब बोहर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बोहर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? देखिए इसका एक फार्मूला होता है एल एन इक्वल टू होता है एन इंटू में h/2 पाई, एन इंटू में h/2 पाई, जहां पर n 1 2 3 मुख्य क्वांटम संख्या, 1 2 3 डॉट डॉट जितना भी ले लें, मुख्य क्वांटम संख्या 1। अगर n को हम लोग हटा दिए तो l इक्वल टू क्या बचेगा? h/2 पाई बचेगा। तो देखिए h/2 पाई कहीं है, h/2 पाई यहाँ पर है। ठीक ना, h/2 पाई देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर घ वाला है, पहले का घ है, कह रहा है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो जो अल्फा कण होता है, जब उसका जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन होता है, जब उसका प्रयोग किया जाता है, कि जैसे अल्फा कण का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें कौन सा बल उपयोग होता है वही पूछा है। तो इसमें कौन सा गुरुत्वीय बल होता है? नहीं, कुलामी बल होता है। कौन सा बल होता है? कुलामी बल होता है, कुलाम के नियम से। ठीक ना, तो कुलामी बल ये काम करता है उसमें, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब कितने लोग कहेंगे कि नाभिकीय बल भी हो सकता है? नाभिकीय बल नहीं वहां पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिक तो उसमें नाभिक रहता है, लेकिन जो अल्फा कण जब जाते हैं नाभिक के पास तो वहां से दूर भागते हैं। ठीक है, तो उसमें नाभिकीय बल कार्य ही नहीं करता है, और चुंबकीय बल भी काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पर चुंबक तो होते नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा? चुंबकीय, कुलामी बल आपका कार्य करता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का अंगा वाला देखिए, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है। आवृत्ति परास क्या होता है इसका? पूछ रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है स्पेक्ट्रम में, उसमें जो पराबैंगनिक विकिरण होती है उसकी आवृत्ति परास पूछ रहा है। ठीक है, तो उसकी आवृत्ति जो परास होता है आपका, देखिए यहाँ पर 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 4 वाला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय सूर्य पृथ्वी की तरह सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक ना, जो सूर्य है वो पृथ्वी की तरफ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास होगा, प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा ये बताना। ठीक ना, जो आपका सूर्य है वो पृथ्वी की सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका जो प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास होगा, प्रतिबिंब का व्यास बताना है। ठीक ना, व्यास यानी कि डी का मान बताना है, व्यास। ठीक ना, अब देखिए हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कैसे। दिया है, क्या दिया है? सूर्य का जो पृथ्वी से व्यास है कितना दिया है? 0.5 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूर्य का कोणीय व्यास पृथ्वी से 0.5 डिग्री। अब इसको हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.5 डिग्री ये व्यास जब निकालेंगे, डी इक्वल टू जब निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग ये डिग्री में दिया है। ठीक ना, तो इसको हम कोण में चेंज करेंगे। तो ये अंश सेल्सियस जब हटाएंगे, डिग्री हटाएंगे, तो यहाँ पर π/180 से हम लोग गुणा करते किसमें? रेडियन में चेंज करने के लिए। तो 0.5 × π/180 रेडियन।
अब ये लगभग में इसका मान जब आएगा, पाई का मान रख करके जब इसको मल्टीप्लाई करके 180 से जब भाग करेंगे तो ये 0.00873 आता है रेडियन। ठीक है, कितना आएगा? 0.00873 आएगा। अब व्यास निकालना है, डी का मान निकालना है, तो यहाँ पर एफ इक्वल टू भी दिया है कुछ प्रतिबिंब जो कितना दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। ठीक है, तो एफ इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का व्यास अब हम लोग निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का व्यास का, तो डी इक्वल टू आपका होता है एफ इंटू थीटा होता है। थीटा का मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे, थीटा का मान आपको पता चल गया ना कितना आया, कितना आया 0.00873 आया है। ठीक है, जो आपका रेडियन में मान निकला वो थीटा का मान ही है। ठीक, और जो एफ इक्वल टू दिया आपका 50 दिया ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए d इक्वल टू 0.50 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 0.00873 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 0.43। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर है और हम लोग यहाँ पर मीटर में किए हैं। ठीक है, मीटर में है, यहाँ पर मीटर में करेंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मीटर में नहीं करना चाहते, सेंटीमीटर में ही रहने देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट हटा दीजिएगा। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट नहीं होगा तब जाके इसका मान इतना आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट जी। यहाँ पर जो था आपका गलती से यहाँ पर दशमलव लग गया था, ये आपका दशमलव नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 50 है तो 50 ही मान रखेंगे, 50 से जब इसमें गुणा करेंगे, अब जो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका ये मीटर में करके लिखा था, यहाँ पर सेंटीमीटर में जब करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मान लीजिए ये रहेगा यहाँ पर दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दशमलव लगाया तो 0.43 आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में कर दिए, वहीं पर मतलब यहीं पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था तो इसको हम लोग सही किए। आगे चले हम लोग, इसको सही से देख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर संख्या 2 के खंड 2 पर। ठीक है, जो खंड ब है, क्या है खंड ब है, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का क क्या कर रहा है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। जो दी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है, ठीक ना, यानी कि लैम्डा, जो उसको किसमें ज्ञात करना है आपको, गतिज ऊर्जा के पदों में। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे इसको हल करें। तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब लेंगे तो यम ई से लेंगे। यम ई यानी कि यम क्या है आपका द्रव्यमान है और ई क्या है इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और वेग आपका v। अब हम लोग देखिए जो चूंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv होता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिए तो mev लेंगे। ठीक ना, तो e क्या है, e से कोई मतलब नहीं, लेकिन e जो है इलेक्ट्रॉन है तो me यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान लेना है, तो इसलिए हम लोग h/mev लेंगे। ठीक ना, एम ई इंटू वी। तो एम ई इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका h/लैम्डा, यानी कि जब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम ई वी इक्वल टू h/लैम्डा। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा जहां पर आपका के ई लेना पड़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का लेना है तो के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ का मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। अब एम के जगह पर हम लोग ई ले रहे हैं तो एम ई लेंगे, तो यहाँ पर देखिए एम ई हो गया। ठीक ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस एम के जगह ई लगा दी, एम ई लगा दिए हैं। तो के ई इक्वल टू हाफ एम ई वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, अब बजाय क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यानी कि ऊपर नीचे, दोनों पक्षों में नहीं, ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर तथा नीचे, यानी कि हर और अंश में ऊपर तथा नीचे एम ई से, ये एम ई से गुणा करने पर। ठीक है, तो हम लोग गुणा कर देंगे इससे, तो एम ई से इसमें गुणा कर दिए, एम ई से इसमें गुणा कर दिए, दोनों गुणा कर दिए, तो ये एम ई मिलकर के ये स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा नीचे एम ई, तो 1/2 एम ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में एम ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम ई है इधर मल्टीप्लाई कर देगा और 2 भी इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 एम ई के हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा 2 एम ई के हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लिखे चाहे ना लिखे बात वही है, के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर के लिख दिए, 2 एम ई के हो गया।
अब यहाँ पर बचेगा ME² V² बचा। ठीक है, समीकरण 1 से अब हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 क्या था आपका, देखिए MEV = h/λ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2MEK, ये 2MEK है, और यहाँ पर क्या है जो MEV है, MEV का मान रखेंगे तो MEV का मान रखेंगे h/λ। यहाँ पर MEV का मान रखेंगे h/λ, तो h/λ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाई इस पर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा h² = 2MEH है। ठीक है, उसके बाद जब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग इधर लाएंगे, इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा h² 2ME। ठीक है, और ये λ², क्योंकि लैम्डा के बराबर लाना है तो लैम्डा को हम लोग इधर लेकर आएंगे ही, तो लैम्डा को सिंगल करेंगे, क्योंकि इसके बराबर ये संख्या लेकर आना है, मतलब ये जितने मान लेकर आना है इधर लेकर आना। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, लैम्डा का जो स्क्वायर है इस पर चढ़ाएंगे तो इसमें रूट बनता है। जैसे यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, यानी कि करड़ी में h² हो जाएगा, और करड़ी में ये क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 2MEK हो जाएगा। ठीक है, ये सब करड़ी में हो जाएगा, जो कि ये आपका h जो है 2 बार है, यानी कि h² है, तो h करड़ी से बाहर आ जाएगा, एक गो h करड़ी से बाहर आ जाएगा, और जो नीचे बचा जो कि 1 है तो ये करड़ी में ही रह जाएंगे। ठीक ना, तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूं कि ये पूरा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका ये क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का ख, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स n/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब यहाँ पर आपको एक प्रिज्म बना लेना है। देखिए इस प्रकार से प्रिज्म बना, जिसका नाम है ABC। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका कोण बन रहा है R। ठीक है, और यहाँ पर ये टकरा के इधर आ रहा है, और ये देखिए इस प्रकार से आपको डॉट डॉट कर लेना है। अब देखिए माना क्रांतिक कोण IC = C, IC = आपका क्या माने, C मान लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जब मानेंगे, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो उसके लिए R इज ग्रेटर देन IC, यानी कि जो R होगा वो IC से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में जब हम लोग साइन लेंगे तो यहाँ पर साइन R हो जाएगा, यहाँ पर IC है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन IC हो जाएगा। R = A, साइन C = क्या हो जाएगा, 1/n, साइन C = 1/n। ठीक है, या साइन IC = 1/n। जो C है वो क्या है, यहाँ पर देखा गया है कि IC = C, यानी कि C के बराबर क्या है, IC है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर देखिए साइन IC हो जाएगा। C के जगह पर लिख सकते हैं IC, क्योंकि यहाँ पर IC और C जो बराबर है, तो यहाँ पर साइन IC = 1/n हो जाएगा। ठीक है, 1/n हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया साइन R इज ग्रेटर देन 1/n, यानी कि जो साइन R है वह 1/n से बड़ा है, और साइन A भी है जो वह भी 1/n से बड़ा है। जब इस प्रकार से लेंगे, अब क्या करेंगे, जब साइन इधर है तो साइन को जब इधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इधर आएगा तो ये इनवर्स में आएगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। तो A इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स कोष्टक में 1/n, यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया ना, आगे चले। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 2 का ग है। प्रश्न नंबर 2 का ग कह रहा है कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात जो है 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। इनके क्या करना है, प्रतिरोधों का तुलना करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दोनों तारों की लंबाई समान है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों, यानी कि दोनों जो तार हैं उनकी जो लंबाई वो समान है, यानी कि L का जो मान होगा वो समान होगा। ठीक ना, व्यासों का जो अनुपात दिया है यहाँ पर 2:1 दिया है। कितना है, D1:D2 = कितना दिया है, 2:1 दिया है। अब देखिए पदार्थ समान, यानी कि पदार्थ जो है समान, यानी कि तांबा का है, समान तांबा का है। ठीक ना, तो जो आपका रो होगा, प्रतिरोधकता जो होगी वो भी क्या होगी, समान होगी, यानी कि जो आपकी L है यानी कि लंबाई भी समान है, और जो आपका रो है वो भी समान है, यानी कि दोनों का मान हमें
जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों समान है, ठीक है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात का ये देखिए A1 अनुपात A2, यानी कि दो है, दो तार है ना, तो A1 अनुपात A2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर D1 अनुपात D2 है, तो यहाँ पर D1 स्क्वायर अनुपात D2 स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों का मान रख के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 है, A1 D2 क्या है, D1 क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और D2 क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का अनुपात अब हम लोग निकालेंगे, तो ये आपका R प्रोपोर्शनल 1/A। 1 क्यों बचा, क्योंकि जो आपका रो और जो L है दोनों का समान है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, तो 1/A हो जाएगा, लंबाई समान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 अनुपात R2 जब निकालेंगे तो ये क्या होता है 1/A, यानी कि क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल, ठीक ना, तो 1/A1 अनुपात 1/A2, क्योंकि ये दो को लेना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R1 और R2 है तो A1 और A2 भी होगा, ठीक है, तो 1/A1 अनुपात 1/A2, तो A1 का मान कितना है आपका 4 है और A2 का मान कितना है 1 है, तो 1 और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करें ये A2 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई A1 हो जाएगा, ठीक ना। जब इसको सीधा करना रहता है तो इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो A2 इधर हो जाएगा A1 इधर, तो A2 अनुपात A1 हो जाएगा। अब हम लोग माने A2 का मान 1 है और A1 का मान है 4, तो 1 अनुपात आ जाएगा 4, तो प्रतिरोध, तारों के प्रतिरोधों का अनुपात कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ, प्रश्न नंबर 2 का घ है प्रकाश, ये नहीं है प्रश्न नंबर 2 का घ, ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर काटा गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का घ, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य, जब किसी धातु तल पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक निश्चित अधिकतम तरंग दैर्घ्य λ0 λ0 से कम हो, ठीक ना। इस अधिकतम तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। देखिए जब किसी धातु तल में प्रकाश आपतित होती है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव होता है जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एक निश्चित अधिकतम तरंग दैर्घ्य λ0 से कम हो, ठीक है। इस अधिकतम तरंग दैर्घ्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। पहला है प्रत्येक यल यानी कि लंबाई के सीधे भाग के कारण, दूसरा है त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, ठीक ना। इसमें क्या आई धारा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो आपका O है, ये O पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और ये आपका देखिए ये R प्रतिरोध, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र में बाएं और दाएं दो सीधे हिस्से भी हैं, यानी कि यहाँ पर बाएं और दाएं दो सीधे हिस्से भी हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है ना, तो उसी की बात कर रहा है, ठीक ना। दो सीधे हिस्से भी हैं जो केंद्र O से होकर गुजरते हैं। ये क्या जाते हैं, ये देखिए O से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है, O से होकर गुजरते हैं, ठीक है। केंद्र O उन दोनों सीधे तारों की धुरी एक्सिस, जो एक्सिस ये है, ठीक है, धुरी पर स्थित है। धुरी पर किसी सीधी धारावाहक तार का चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक ना। इसमें बता दिया, देखिए धुरी पर किसी सीधी धारावाहक तार का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अतः इन सीधे भागों का योगदान जो होगा B स्ट्रेट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि सीधी धारावाहक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस पर शून्य होगा। B स्ट्रेट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। अर्धवृत्तीय भाग का योगदान, अब जो ऊपर वाला दिया है अर्धवृत्तीय, आधा वृत्त दिया, आधा गोल है ना, ये आधा गोल, जब इसको ऐसे कर देंगे तो पूरा गोल हो जाएगा।
तो इसका अपना देख लीजिए अर्धवृत्त भाग का योगदान बी फुल सर्कल यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र किसका बी फुल सर्कल का लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई इक्वल टू आर, ठीक ना। म्यू नॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई अपान क्या हो जाएगा 2r, लेकिन यहाँ केवल अर्धवृत्त यानी कि 180 डिग्री पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री है किसी कोण थीटा के चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है। कितना होता है यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग फुल सर्कल के लिए लिए, ये फुल सर्कल के लिए लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर लेकिन यहाँ केवल अर्धवृत्त यानी कि 180 या फिर कह सकते पाई रेडियन है किसी कोण थीटा के चाप के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा अपान में 4 पाई आर होता है। कितना होता है म्यू नॉट आई अपान आई इंटू थीटा अपान में 4 पाई आर होता है अर्धवृत्त के लिए, थीटा इक्वल टू पाई के लिए, ठीक ना। थीटा इक्वल टू पाई के लिए तो बी सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त के लिए तो बी सेमी सर्कल क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई अपान में 4 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपान में 4r हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान में 4r हो जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू बी स्ट्रेट प्लस बी सेमी सर्कल, ये क्या हो जाएगा बी स्ट्रेट तो 0 था, अब बी सेमी सर्कल आपका इतना आया म्यू नॉट आई अपान 4r, तो म्यू नॉट आई अपान 4r, तो यहाँ पर बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4r। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यही होगा, ठीक ना। क्या होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 4r, क्योंकि अर्धवृत्त के लिए लिया गया है तो इतना ही मान होगा, ठीक है। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 2 का च है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, ठीक ना। आप कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, क्वेश्चन बार बार आया है 23, 24, 22 में सब में आया, तो इस बार भी आ सकता है, ठीक ना किसी सेट में पूछता है ये कला संबद्ध स्रोत। तो यहाँ पर देखिए ऐसे दो प्रकाश तरंग उत्पाद स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ नियत रहता है, अर्थात कलांतर सदैव नियत रहता है, ठीक ना। ये क्या रहा है कि ऐसे दो प्रकाश तरंग उत्पाद स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ नियत रहता है, अर्थात कलांतर सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका था प्रश्न नंबर सेट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 2 के च तक का पूरा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 के च तक का हो चुका। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, ठीक ना, जो खंड स है। प्रश्न नंबर 3 का क कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखना है। तो ये देखिए यह प्रश्न सेट 1 346 JS के प्रश्न नंबर 3 के ग में हो चुका है, ठीक ना। वहां देखिए तो ये आपको सेट नंबर जब हल करके देते हैं PDF तो उसके लिए लिखा गया है, तो वहां पर बच्चे देख लेते हो। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक ना। जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, ठीक ना। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक ना। क्या कहा है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से जो ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती हैं, ठीक है। इन्हीं तरंगों को हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम बनाए हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको ऐसे इसको देखिए हाफ तरंग बोलते हैं, यानी कि इसको आधा बोलेंगे। जब यह यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होता है तब इसको बोलते हैं पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना लेना आप लोगों को। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का वही क्वेश्चन है, उसी में और पूछा है कि इसकी विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताओं के लिए देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं यहाँ पर है। ये तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं, ठीक ना। इसकी पहली विशेषता ये है कि यह निर्वात में भी गति कर सकती हैं। दूसरी विशेषता ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। ये तरंगे क्या होती हैं, ये तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तीसरी ये तरंगे ऊर्जा तथा संवेग दोनों का वहन करती, यानी कि ऊर्जा और
जो संवेग होता है दोनों का क्या करती है, वहन करती है। और चौथी पॉइंट के विद्युत क्षेत्र जो ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र बी का अनुपात स्थिर होता है। इनका जो अनुपात होता है ये क्या होता है, स्थिर होता है, इधर उधर नहीं, अस्थिर नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का ख देखिए, न्यूमेरिकल है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल टू दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन। ऊर्जा सूत्र यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा होती है, कितनी होती है, En इक्वल टू कितनी होती है, -13.6 n स्क्वायर और EeV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है। ठीक है, -13.6 दिया है और जो आपका ये मान दिया है ई का -3.4 दिया है। तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे En का मान कितना है, -3.4 है और ये इसका मान तो यहाँ पर दिया ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये यानी स्क्वायर इधर जाएगा और ये वाला मान इधर आएगा, यानी कि दशमलव वाला मान इधर है। दशमलव एक अंक पर है, इसमें भी एक अंक पर है, तो दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और 34 चौको होता है 136, तो 34 चौको 136 से कट जाएगा आपका ये, यानी कि 34 चौको 136 से कट जाएगा। अब n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर बचा तो n इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा करड़ी में, तो करड़ी में 4 का मतलब है 2 बाहर आ जाएगा, यानी n इक्वल टू कितना माना जाएगा, n इक्वल टू 2। बोर के अनुसार कोणीय संवेग जो होगा L ये होता है, फार्मूला अभी आपको पीछे पढ़ाए हैं, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में। तो L इक्वल टू n h/2 यही होता है, ठीक ना। बोर के अनुसार कोणीय संवेग का जो फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यही फार्मूला था, L इक्वल टू n इंटू h/2, जहां पर आपका h का मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक ना, जूल इंटू सेकेंड होता है, ये आपका मान होता है इतना, h का मान इतना होता है। अब L इक्वल टू n बराबर कितना है 2, तो n का मान यहाँ पर 2 रख दिए। h का मान आपका होता है 6.626 गुणे 10 के पावर -34, तो इसका मान रख दिए। बचा 2 पाई, तो यहाँ पर 2 इंटू पाई। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6.626 गुणे 10 के पावर में -34 और बटे में पाई। अब पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14, आपको पता होगा पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे 6.626 गुणे 10 के पावर -34 बटे में 3.14 हो गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, भाग कर देना है। भाग करेंगे तो ये कटेगा आपका कितने बार में, ये 2 बार में कटेगा, तो 2.16 गुणे 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपका L इक्वल टू हो जाएगा 2.10 गुणे 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 का ख तक हुआ। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। देखिए कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 का ग है, पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक कैसे करेंगे। तो पोलेराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक करना है। देखिए यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो आपतित प्रकाश अध्रुवी होगी, ठीक ना। यदि पोलेराइड को घुमाने पर, जो पोलेराइड होता है उसको घुमाने पर, ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है नियत रहती है, यानी कि जो है वही रहेगी, तो आपतित प्रकाश अध्रुवित होगा। तब क्या होगा, जो आपका आपतित प्रकाश होगा वह अध्रुवित होगा। यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार से अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम शून्य हो जाती है, यानी कि 2 बार जो अधिकतम, यानी कि 2 बार अधिक घूम जाती है और फिर 2 बार रिटर्न आ जाती है, न्यूनतम हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य हो जाती है, ठीक ना। तो शून्य हो जाती है तो प्रकाश क्या होगा, ध्रुवित होगा।
क्या होगा प्रकाश, यदि पोलराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम दोनों हो जाती है तो क्या होगा प्रकाश, ध्रुवित होगा। यानी कि एक बार अधिकतम होगा एक बार न्यूनतम होगा, यानी कि उसका मतलब क्या होगा, जीरो हो गया, शून्य होगा, तो क्या हो गया, ध्रुवित होगा। ठीक है, उसका क्या होगा, कैसा प्रकाश होगा, प्रकाश ध्रुवित होगा। ठीक है, आज के लिए प्रश्न नंबर 3 के ग तक ही रहने दीजिए। ठीक ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कराएंगे इसको। ठीक, यानी कि 3 के घ से 4 5 करा देंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और पीडीएफ के लिए आप लोग 7460012763 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग खरीद लीजिए। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ है। पीडीएफ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीडीएफ जो होगा आपको आपका समय बचाएगा। ठीक ना, और उससे आपका 80+ आने का संभावना सिर्फ आपके अनसॉल्व पेपर से है। तो आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए।